हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर सारी PDF डाउनलोड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निजी मंडी खोला जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है झांसी, सी है इटावा और डी है जालौन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आगरा। आगरा के एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO ने प्रदेश की पहली निजी मंडी खोलने की तैयारी कर ली है। अपने आप में अनूठी इस मंडी में किसान की फसल किसान ही खरीदेंगे और उसे आज़ादपुर मंडी के आड़तियों और बिग बास्केट सहित मल्टीनेशनल कंपनी ITC को बेचेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश की पहली निजी मंडी कहाँ पर खोली जाएगी? तो ये आगरा में खोली जाएगी। अब आगरा में ये खोली जाएगी तो आगरा के बारे में जानते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है, यानी आगरा का जो उपनाम है वो क्या है? पेठा नगरी। और दोस्तों, आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। आगरा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो ताजमहल है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, और ये सिकंदरा अकबर का मकबरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दयाल बाग, बटेश्वर मंदिर, चीनी का रोज़ा और लाल किला, ये आगरा के प्रमुख स्थल हैं। और दोस्तों, जो आगरा का ताजमहल है, लाल किला है और फतेहपुर सीकरी, ये तीनों इमारतें विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और ये विश्व प्रसिद्ध हैं। और आगरा की प्रमुख झील है वो कौन सी है? तो कीठम झील, ये आगरा में स्थित है। और दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कीठम झील कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में ये स्थित है। आगरा का प्रमुख मेला या महोत्सव कौन कौन से हैं? तो ताज महोत्सव, बटेश्वर मेला और कैलाश मेला, ये आगरा के प्रमुख मेला या महोत्सव हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आगरा से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस न्यायालय में मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए है जिला न्यायालय बलिया, बी है जिला न्यायालय लखनऊ, सी है जिला न्यायालय बरेली और डी है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते कहर के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 अप्रैल से फिर वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू हो जाएगी। परिसर में अधिवक्ता, वादकारी व मुंशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार शुरुआत में मुकदमों की सुनवाई के लिए 25 पीठ बैठेंगी। बाद में आवश्यकता के अनुसार मुकदमों की संख्या को देखते हुए पीठों की संख्या घटाई या बढ़ाई जाएगी। वर्चुअल सुनवाई के लिए जिस्टी मीट ऐप इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रदेश में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सुनवाई है वो वर्चुअली माध्यम से कराने की व्यवस्था लागू की है। और कब से ये शुरू हुई है? तो 12 अप्रैल से ये व्यवस्था शुरू की गई है। और आपको ऐप का भी नाम याद रखना है कि जो वर्चुअल सुनवाई है वो किस ऐप के माध्यम से की जाएगी? तो मीट ऐप के माध्यम से ये वर्चुअल सुनवाई की जाएगी। अब दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1866 में, दोस्तों आपको अच्छे से समझना है, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। लेकिन फिर इसे आगरा से इलाहाबाद स्थापित किया गया था 1869 में। कब किया गया था? तो 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो गोविंद माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक तिजोरी मिली है जिसे बुलडोजर ने भी
नहीं तोड़ पाया। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर देहात, बी है सोनभद्र, सी है झांसी और डी है बरेली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कानपुर देहात। कानपुर देहात के रूरा कस्बे में पुराने मकान की खुदाई में तिजोरी मिलने से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई क्विंटल वजन वाली इस तिजोरी को बुलडोजर के तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तिजोरी के अंदर प्राचीन खजाना होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है और उसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोग पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। कानपुर देहात के रूरा कस्बे में एक मकान है, उसकी खुदाई का काम चल रहा था, तो वहाँ पर एक तिजोरी जो है वो मिली है। और जो ये तिजोरी है ये बहुत ज़्यादा वज़न की है, कई कुंटल इसका वज़न है। और जब इसे तिजोरी को खोलने का प्रयास किया गया तो बुलडोज़र से भी इस तिजोरी को नहीं खोला जा सका। और फिर इसके बाद ये जो तिजोरी की बात है ये प्रशासन तक पहुंची। वहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे और उस तिजोरी को कब्ज़े में किया गया। तो ये तिजोरी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो तिजोरी है ये कहाँ पर मिली है, तो कानपुर देहात के रूरा कस्बे में एक मकान की खुदाई के दौरान ये तिजोरी मिली है। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि ये तिजोरी इस प्रकार की है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये तिजोरी है जो कि खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए है टी.एस. कृष्णमूर्ति, बी है हरिशंकर ब्रह्मा, सी है सुशील चंद्रा और डी है एन गोपाल स्वामी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्रा को 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। चंद्रा सुनील अरोड़ा के पद से हटने के एक दिन बाद 13 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें 14 फरवरी 2019 को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 14 मई 2022 को कार्यकाल छोड़ेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन बनेंगे। तो सुशील चंद्रा जो हैं ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त इन्हें किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी घोषणा कर दी है और ये अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उनके रिटायरमेंट होने के एक दिन बाद 13 अप्रैल 2021 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है अक्षय कुमार, बी है सोनू सूद, सी है अनिल कपूर और डी है अमिताभ बच्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अक्षय कुमार। पिछले काफ़ी समय से दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सेलिब्रिटीज़ में कुछ बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हैं और लोगों के बीच पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इन सितारों में दिया मिर्जा, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं। अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम जुड़ गया है और उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अब जो है अक्षय कुमार जो अभिनेता हैं वो भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जुड़ गए हैं और इन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है सलमान खान, बी है अजय देवगन, सी है सोनू सूद और डी है टाइगर श्रॉफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सोनू सूद। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनू ने पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद की थी। अभिनेता ने कोविड-19 महामारी के बीच हज़ारों ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया था। बता दें कि इससे पहले सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कोरोना काल में जॉब खो चुके लोगों के लिए 50,000 से ज़्यादा रोजगार के मौके दिए गए हैं।
तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अभिनेता सोनू सूद हैं उन्हें पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज करने वाली तीसरी टीम बन गई है? ऑप्शन नंबर ए है सनराइजर्स हैदराबाद, बी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सी है पंजाब किंग्स और डी है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2021 के तीसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच को 10 रन से मात दी। 188 रन के लक्ष्य का डिफेंस करने उतरी केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने एसआरएच को निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन ही बनाने दिए और 2 अंक हासिल किए। यह केकेआर की 100वीं आईपीएल जीत रही। केकेआर आईपीएल में 100 मैच जीतने वाली तीसरी टीम बनी और उससे पहले मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स इस लीग में 100 से ज़्यादा मैच जीत चुके हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 100वीं आईपीएल जीत करने वाली तीसरी टीम कौन बन गई है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी टीम बन गई है और इससे पहले मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग्स 100 से ज़्यादा मैच जीत चुके हैं। तो ये भी नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे जीता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रॉमिसिंग यंग वुमन, बी है नोमैडलैंड, सी है अनदर राउंड और डी है माई ऑक्टोपस टीचर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोमैडलैंड। बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड्स 2021 की घोषणा कर दी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड ने जीता है। बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट निर्देशक का अवार्ड जीता है नोमैडलैंड के निर्देशक चोल जाहो को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथोनी हॉपकिंस ने जीता है। उन्हें यह अवार्ड द फादर फिल्म के लिए मिला है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा जो है कब की गई है? तो आपको ध्यान रखना है कि 12 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई है और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसने जीता है? तो नोमैडलैंड ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पार्टी, बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है भारतीय जनता पार्टी और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी पार्टी। हाल ही में समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा की है। इस संगठन का मुख्य मकसद दलितों के उत्थान के लिए काम करना है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री अखिलेश यादव ने आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को दलित दिवाली के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा किसने की है? तो समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी संगठन बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 11 अप्रैल, बी है 12 अप्रैल, सी है 13 अप्रैल और डी है 14 अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। इसी उपलब्धि की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी। इस दिवस का अहम मकसद अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण योगदान को बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल 1961 को जो यूरी गागरिन है ये रूस के थे और इन्होंने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भर करके पृथ्वी की परिक्रमा
की थी और ये ऐसा करने वाले पहले इंसान बन गए थे। अब इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यूरी गॉगरिन ही अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव थे। और कब गए थे, तो इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में गए थे, यानी पृथ्वी की परिक्रमा भी की थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसी वजह से 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 2011 में इस दिवस की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे 13 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। अप्रैल 2021 में निम्न में से किसने अपना ऑनलाइन विवाद समाधान ODR हैंडबुक लॉन्च किया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, नीति आयोग। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान 6000 साल पुराने दांत मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, बी है ललितपुर, सी है सोनभद्र और डी है श्रावस्ती। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।